बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यह 12th के बायोलॉजी यानी जूलॉजी का यह लास्ट टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। राइट, तो बायोटेक्नोलॉजी समझा दिए, इसका एप्लीकेशन भी बेसिकली तुम जान चुके हो कि इसका एप्लीकेशन किस रूप में कर सकते हो, प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, वैक्सीन्स के रूप में, एंटीबायोटिक्स के रूप में, डिजीज ट्रीटमेंट के रूप में, एग्रीकल्चर्स में इसका यूज करते हैं। राइट, तो अब इसका क्या एप्लीकेशंस है वो हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टार्ट करें, जैसे जो हम लोग के यहाँ जो एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर, तो भारत में जो एग्रीकल्चर है, सॉरी एग्रीकल्चर्स का जो परफॉर्मेंस है वो प्रायः किस रूप में है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल का अर्थ हुआ जो केमिकल पर भी आधारित हो, और एग्रीकल्चर्स में ही देखो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज का, हाई यील्डिंग वेराइटीज, जैसे गेहूं का ही तुम बॉटनी में पढ़े होगे, लरमा राजो, हाई यील्डिंग वेराइटीज का यूज करके भारत में गेहूं के प्रोडक्शंस को बढ़ाया गया। राइट, उसी तरह से पैडी प्लांट्स हैं, तो इसी को तुम पढ़े हो कि ब्लू रिवॉल्यूशंस कहा गया, काफी अधिक मात्रा में फसल क्रॉप प्रोडक्शंस हुआ, लेकिन इसके साथ साथ केमिकल भी था। कृषि के लिए काफी अधिक हम फर्टिलाइजर पर डिपेंड करते हैं, यानी मैनेजमेंट आधारित ये खेती है। इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, प्लॉइंग बेटर्स हो, और ये सब के कारण क्रॉप में यानी व्हीट, पैडी या मेज, ये सब में जो काफी अधिक प्रोडक्शंस हुआ। राइट, इस प्रोडक्शंस को ही किस नाम से जाना गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन जो है वह ट्रिपल इंक्रीज इन क्रॉप, ट्रिपल टाइम इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो ग्रीन रिवॉल्यूशंस के कारण इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शंस में 3 गुना अधिक बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके बावजूद एप्रोप्रिएट अमाउंट्स में यह क्रॉप नीड को पूरा नहीं कर सका। और दूसरा ये क्या था, डिपेंडेंट ऑन मोर इन केमिकली। दूसरा देखो,
ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पढ़ा चुके हैं, जिसमें बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अब यही तीसरा है, जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तीसरा, जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप वेस्ट एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी वह प्लांट जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो, उस प्लांट के द्वारा अगर खेती की जाए, इसको क्या कहोगे? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब देखो इसका क्या बेनिफिट है। इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब जो जेनेटिकल इंजीनियर्ड प्लांट है, वह रेसिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, रेसिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, right? Abiotic stress means like resistant to heat, cold, drought, salt, right? ठीक है। तो ऐसा जो जेनेटिक इंजीनियर प्लांट होंगे, उस पर हीट का, कोल्ड का, सूखापन का, सैलिनिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, लेस डिपेंडेंट ऑफ केमिकल्स, लेस डिपेंडेंट ऑन केमिकल, लाइक पेस्टिसाइड्स, यानी इस प्लांट पर जो इंसेक्ट डैमेज करते हैं प्लांट को, उसका प्रभाव कम करता है, राइट? ये प्लांट जो है उस इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। दूसरा, इसमें उतनी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। increases the efficiency of usage of minerals
बाय द प्लांट, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट जो होते हैं उसके द्वारा सॉइल्स में जो मिनरल्स हैं जो इसके ग्रो के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, वह प्लांट के उस मिनरल्स को यूज करने की एफिशिएंसी को क्या होगा, बढ़ा देता है। प्लांट अधिक पैमाने पर मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल्स उसको टेकअप कर पाता है। नाइस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, अब क्रॉप हुआ, फसल तैयार हो गया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट में इंसेक्ट का इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, अनाज सड़ गया या प्रोडक्ट सड़ गए। तो ये क्या करता है, उसको प्रोडक्ट को पैथोजेन के इन्फेक्शन से भी, इसके द्वारा जो इंजीनियर प्रोडक्ट होते हैं, सॉरी इनके द्वारा जो प्रोडक्ट होंगे वह प्रोडक्ट जो है उस पर इन्फेक्शन होने की संभावना कम होती है। वही है, इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या हुआ, कम है। अब मान लो आलू है, तैयार हुआ और आलू सड़ने लगा, उस पर फंगस ग्रोथ हो जाएगा, राइट, या बैक्टीरियल इन्वेजन हुआ जिसके कारण उसमें डिकेइंग हो गया। लेकिन इसके द्वारा प्राप्त जो पोटैटो होंगे उसमें हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस क्या होगा, कम होगा, वो जल्दी नहीं सड़ेगा। जैसे टमाटर ही है, टमाटर जल्दी पक गया और सड़ जाएगा, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो टमाटर्स होंगे वो जल्दी पकेगा ही नहीं, जिसके कारण वो उसमें राइप्स डिकेइंग होने की संभावना क्या होगी, कम हो जाएगी। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे तुम पढ़े होगे कुछ जो राइस डेवलप किया गया है उसमें विटामिन ए की अमाउंट क्या होते हैं, ज्यादा होती हैं। तो ये लिख दें, जैसे विटामिन विटामिन इनरिच्ड राइस, विटामिन इनरिच्ड राइस। तो ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम आपको समझा दिए। अब इसी से हम आपको अब बतलाने जा रहे हैं कि यह जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस है वह पेस्टिसाइड्स के रूप में भी, या तुम जाने मेडिसिन्स के रूप में भी, या डिजीज ट्रीटमेंट के रूप में भी, या इंसुलिन प्रोडक्शंस के रूप में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शंस के रूप में, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के रूप में, ये सभी में इसका किया जाता है, राइट। तो अब जैसे हम बतलाना स्टार्ट करें, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज पेस्टिसाइड्स। अभी केमिकल नहीं है, जो पेस्टिसाइड यानी जो इंसेक्ट को मार डालता हो, ठीक है। तो केमिकल भी इंसेक्ट को खत्म करता है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन
जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट होंगे, राइट, उस प्लांट को अगर इंसेक्ट खाएगा तो वह इंसेक्ट क्या होगा, मर जाएगा। यानी वो पौधा खुद अपने आप क्या है, किस रूप में काम कर रहा है, पेस्टिसाइड्स के रूप में, राइट। उसके बॉडी से ही इस ढंग का प्रोडक्शन हो रहा है जिसके खाने से इंसेक्ट क्या है, मर जाएगा। तो प्लांट को इंसेक्ट खाएगा ही नहीं, समझे। अब इसमें बतलाने से पहले हम आपको जब वेक्टर पढ़ा रहे थे तो तुम रिकॉल करो, हम आपको बहुत वेक्टर पढ़ाए थे। प्लाज्मिड वेक्टर, वायरस वेक्टर, सटल वेक्टर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स, राइट। और दो वेक्टर का नाम लिखा के छोड़ दिए थे। एक था एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस और दूसरा था रेट्रोवायरस, राइट। तो यहीं पर अब हम बतलाने जा रहे हैं कि ये जो पेस्टिसाइड्स बतला रहे हैं कि कैसे प्लांट जो है पेस्टिसाइड्स के, एज पेस्टिसाइड मीन्स क्या, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप एज पेस्टिसाइड्स। दिक्कत हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप एज पेस्टिसाइड, या जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट एज पेस्टिसाइड। अब इसको समझाने के लिए हम आपको जो उस समय नहीं पढ़ाए थे वह बतला रहे हैं। एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, राइट। जेनेटिक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़िए। अगर आप ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नहीं जान रहे हैं तो आप एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या है, बैक्टीरिया है, राइट, जो कहाँ मिलता है, सॉइल में मिलता है। इस बैक्टीरिया के कारण डाइकोट प्लांट में ट्यूमर हो जाता है जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। जिसको क्या कहोगे, क्राउन गॉल डिजीज। और यह जो बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया इन्फेक्ट ओनली द डाइकोट प्लांट। इसका इन्फेक्शन किसमें होता है, डाइकोट प्लांट में ही। मोनोकोट प्लांट जैसे व्हीट, क्या कहते हो, पैडी, ये सब में इसका इन्फेक्शन नहीं होता। क्या लिख दें, इन्फेक्टेड डाइकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट like potato, tomato, सोयाबीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बतलाए, इसके कारण इस प्लांट में रूट और स्टेम के जंक्शन पर ट्यूमर हो जाता है, जिस बीमारी को कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। इट कॉजेज ट्यूमर एट द
junction of root and a stem called crown gall disease. राइट? अब ये तो जनरल जो इसका प्रॉपर्टी है, जनरल जो प्रॉपर्टीज है वो हम आपको बतलाए। अब जो नेक्स्ट बतलाने जा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या है जो यह इस प्लांट में ट्यूमर को डेवलप करता, राइट? तो इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एक जीन पाया जाता है और जिसके कारण ट्यूमर हो जाता है, उसीलिए उसके प्लाज्मिड को टी.आई. प्लाज्मिड कहते हैं। उसको क्या कहते हो? टी.आई. प्लाज्मिड। इसमें क्या हुआ? टी.आई. प्लाज्मिड। एक्रोबैक्टीरियम में क्या हुआ? कौन सा प्लाज्मिड हुआ? टी.आई. प्लाज्मिड, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, राइट? तो जब यह बैक्टीरिया किसी होस्ट सेल में इंटर करता है तो अपने टी.आई. प्लाज्मिड में से कुछ जीन को होस्ट प्लांट में ट्रांसफर कर देता है। खुद कुछ जीन को होस्ट प्लांट में ट्रांसफर कर देता। तो आप ही अभी बतलाए, इतना जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा है, उसमें क्या कहते हैं कि किसी एलियन डीएनए को या जीन को दूसरे सेल में ट्रांसफर होने को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो यह बैक्टीरिया खुद अपना जीन दूसरे सेल में ट्रांसफर कर रहा, इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज समझे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों कहते हैं? चूंकि यह अपने टी.आई. प्लाज्मिड का कुछ जीन को होस्ट प्लांट में ट्रांसफर कर देता है, इसीलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। और ये हमको पढ़ाने का सेंस था, इसी एग्रोबैक्टीरियम टी.आई. प्लाज्मिड का भी यूज हम प्लांट सेल में वेक्टर के रूप में करते हैं। अभी जितना हम पढ़ाए थे पीबीआर, पीसीयू, लैम्डा वायरस, बैक्टीरिया, ये सटल वेक्टर को छोड़ करके, सटल वेक्टर पढ़ाए थे कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में यह यूजफुल है। लेकिन तुमसे कोई कह दे कि प्लांट सेल्स में वेक्टर का यूज किसका किया जाता है, तो प्लांट सेल में यही टी.आई. प्लाज्मिड जो है इसका यूज हम किसमें करते हैं? वेक्टर के रूप में, राइट? टी.आई. प्लाज्मिड का यूज किसमें करते हैं बोलिए? वेक्टर के रूप में। यूज्ड एज वेक्टर, टी.आई. प्लाज्मिड used as
used as vector in plant। यानी किसी डीएनए को तुमको अगर प्लांट के सेल में इंसर्ट करना हो तो तुम क्या करोगे? एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड को सेलेक्ट करोगे, राइट? अब बतलाओ, प्लांट सेल्स के लिए वेक्टर का नाम क्या हो गया? टीआई प्लाज्मिड। कोई डाउट? एक चीज समझे, और अभी हम बतलाए थे द बैक्टीरिया ट्रांसफर some gene to the infected plant for causing ट्यूमर। ट्यूमर डेवलप करने के लिए यह बैक्टीरिया ट्रांसफर सम जीन ऑफ इट्स टीआई प्लाज्मिड, अपने टीआई प्लाज्मिड के कुछ जीन को, अपने टीआई प्लाज्मिड के कुछ जीन को यह इन्फेक्टेड प्लांट में ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण उसमें ट्यूमर हो जाता है, राइट? सो द बैक्टीरिया इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर and the part of TI प्लाज्मिड, यानी TI प्लाज्मिड का वह भाग, यानी वह जीन that transfer to the host cell called tDNA, राइट? यानी प्लाज्मिड का जो जीन या जो भाग होस्ट सेल में जाता है, जिसके कारण ट्यूमर होता है, उसको क्या कहते हो? tDNA, या इसी का नाम क्या हो गया? ट्रांसफर डीएनए, राइट? यही कारण था कि वहां पर जब हम ये वेक्टर पढ़ा रहे थे, तो ये सब चीज उस समय आपको नहीं पढ़ाए थे, कि अभी जो पढ़ा रहे हैं तो आप समझ रहे हो कि कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या हुआ, इन पहले तुमको दिक्कत होती। तो खैर अभी तक आप ये समझे कि प्लांट में वेक्टर के रूप में एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। टीआई प्लाज्मिड मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब तुम ये भी जान चुके हो कि टोटल का टोटल प्लाज्मिड उसमें इंटर नहीं करता है, उसका कुछ भाग इंटर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? tDNA, राइट? अब ये बतला रहे हैं कि ये जो tDNA है, इसी के कारण क्या होगा? ट्यूमर होता है। और रियल में टीआई प्लाज्मिड के tDNA जो है, उसी का यूज हम किसमें करते हैं? वेक्टर के रूप में। तो टीआई प्लाज्मिड तो है ही, और टीआई प्लाज्मिड का कौन भाग है? tDNA, जिसका यूज क्या है?
वेक्टर के रूप में किया जाता है। लिख दें TI plasmid contains several genes in which following are responsible for causing ट्यूमर। अब एनसीईआरटी में केवल टीआई प्लाज्मिड लिखा हुआ है, इसको अगर आप समझ जाओगे तो रियल में जेनेटिक इंजीनियरिंग आप पूरी अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो अब तो कोई भी प्लाज्मिड हो, वो जानते हो कैसा होगा, सर्कुलर होंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होगा, राइट। इसमें बहुत सा जीन्स है, जिसमें एक जीन्स, दो जीन्स, तीन जीन्स, चार जीन्स, 5, 6, 7 और ये 8, यही जीन्स जो है वह ट्यूमर कॉज करता है। यानी टीडीएनए जो है उसमें कितना जीन है, 8 जीन्स है, समझे। अब और ये तो उसका प्लाज्मिड हुआ। अब बैक्टीरिया बनाते हैं, यही बैक्टीरिया होता जिसके अंदर में क्या है, प्लाज्मिड है। अब यहां पर देखो, जो फर्स्ट जीन है, फर्स्ट जीन, इसको कहते हैं लेफ्ट बॉर्डर्ड जीन, लेफ्ट बॉर्डर्ड जीन। जो सेकेंड जीन्स हैं, ये जीन फॉर ऑक्जीन, ऑक्जीन का नाम सुने होंगे, प्लांट हार्मोन्स हैं जिसके कारण सेल डिविजन्स बढ़ जाती हैं। यही जीन किसको, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए। तो दूसरे होस्ट सेल में जाएगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ा देगा, सेल का डिवीजन बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ट्यूमर हो जाएगा। तो जीन फॉर ऑक्सीजन किसके लिए, कॉजिंग ट्यूमर, कॉजिंग ट्यूमर। अब आपको समझा रहे हैं कि कैसे यह ट्यूमर करता है। तीसरा देखो, थर्ड जीन, यह जो है जीन फॉर साइटोकाइंस, ये भी जानते हो प्लांट हार्मोन्स हैं, यह भी सेल डिवीजन को बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ट्यूमर हो जाएंगे, कॉजिंग कॉजिंग ट्यूमर, राइट। अब चौथा जीन, फोर्थ जीन,
फोर्थ जीन, ये क्या है? जीन फॉर ओपाइन। यह अमाइनो एसिड है, आपको पढ़ाए थे प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत सा अमाइनो एसिड, लेकिन यह जो अमाइनो एसिड है यह एबनॉर्मल अमाइनो एसिड, एबनॉर्मल अमाइनो एसिड कॉजिंग ट्यूमर, कॉजिंग ट्यूमर, राइट। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ जीन, इसको, ये राइट साइड में है, इसको क्या कहेंगे? राइट बॉर्डर जीन। नेक्स्ट सिक्स्थ जीन, ये भी क्या है? जीन फॉर ओपाइन, जीन फॉर ओपाइन। नेक्स्ट सेवंथ जीन, ये क्या हुआ? जीन फॉर ऑरिजिन। तुम जानते हो, पढ़ा चुके हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन हो तभी जब उसमें ऑरिजिन हो। ऑरिजिन प्रोडक्शन कौन करता है? सेवंथ। और लास्ट जो है एट जीन, एट जीन, ये क्या है? विरुलेंट जीन। एट जीन, एट जीन इज द virulent। virulent समझ रहे हो? जो एग्रेसिव जीन हो, जो डिजीज कॉज करता हो, उसको क्या कहते हैं? virulent। तो यहाँ पर देखो ट्यूमर के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन जीन, साइटोकाइन, ओपाइन, और नेक्स्ट कौन है? virulent जीन। समझे? अब तुम कहोगे कि सर दो जीन के विषय में आप नहीं पढ़ाए, एक फर्स्ट जीन और दूसरा फिफ्थ जीन। ये जो फर्स्ट और फिफ्थ जीन्स हैं, इसी के द्वारा कोई दूसरा डीएनए इससे इंसर्ट हो सकता है। ये क्या है? इंसर्शन ऑफ अदर जीन। इसी जगह पर दूसरा जीन इससे इंसर्ट हो सकते हैं। ये भी क्या हो गया बोलो? द रैप्ड बॉर्डर जीन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्शन ऑफ अदर जीन, राइट। तो अब तो आपको क्लियर हो गया टीआई प्लाज्मिड क्या हुआ। एग्रोबैक्टीरियम की प्लाज्मिड को क्या कहते हो? टीआई प्लाज्मिड, जिसी का यूज हम क्या कहते हैं? वेक्टर के रूप में। उस टीआई प्लाज्मिड में कुछ खास जीन है, जो कितने हैं? 8 जीन्स। और ये जो इसमें से जो स्पेसिफिक जीन्स हैं, वह क्या करता है? ट्यूमर को कॉज करता है। तो प्लाज्मिड का जो भाग ट्यूमर कॉज कर रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? टीडीएनए। यानी एग्रोबैक्टीरियम अपने इस पार्ट को क्या करता है? अपने प्लाज्मिड के इस पार्ट को होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देता है। बोलिए, समझ में आया? और इस पार्ट को ट्रांसफर कर दिया, इसके कारण उस होस्ट सेल में क्या हुआ? ट्यूमर हो गया। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है, उसी के टीडीएनए का यूज हम किस में करते हैं? वेक्टर के रूप में। इसलिए कहा जाता है, या तुम कह सकते हो टीआई प्लाज्मिड यूज एट वेक्टर, या यू कैन से टीडीएनए
of agrobacterium used as the vector for the plant, right? अब इसी को हम आपको समझावें तो कौन कौन पॉइंट बोले हैं, फर्स्ट और फिफ्थ से क्या है, दूसरा जीन इससे जुड़ सकता है। अब इसी में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि कैसे जुड़ता है और कैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो टीआई प्लाज्मिड समझ गए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, वो समझे। अब एक नाम तुम लोग जरूर सुने होंगे, बीटी कॉटन। अब इसी में हम आपको समझाने जा रहे हैं, इसको फिर बना देंगे हम, और इसका वेक्टर के रूप में कैसे यूज होता है अभी जस्ट हम इसको समझाएंगे आपको। अब एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थोरिनजिएंसिस। बैसिलस थोरिनजिएंसिस, राइट। यह बैसिलस थोरिनजिएंसिस, तो तुम जानते हो बैक्टीरिया में स्पोरुलेशन प्रोसेस भी होता। तो जब स्पोरुलेशन ये करता है, स्पोरुलेशन, it releases a specialized protein, एक स्पेशल प्रोटीन को यह रिलीज करता है, कॉल्ड क्राई प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, क्राई। इन्हें की क्राई मीन चिल्लाना, क्राई का अर्थ होता है क्रिस्टलाइज प्रोटीन, जो क्रिस्टल के रूप में होता है। क्राई प्रोटीन, दैट इज क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन, राइट। और यह जो है प्रोटीन इस बैक्टीरिया के लिए, यह प्रोटीन टॉक्सिक नहीं होता, नॉट टॉक्सिक टू बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि यह क्रिस्टल फॉर्म में होता। नॉट टॉक्सिक टू बैक्टीरिया बिकॉज इन बैक्टीरिया it exists as crystal। यानी नॉट टॉक्सिन हुआ, यानी क्राई प्रोटीन किस रूप में कह सकते हो, प्रोटॉक्सिन के रूप में होगा। ये कह सकते हो कि बैक्टीरिया के लिए ये क्या है, प्रोटॉक्सिन है,
यानी नॉट टॉक्सिक है, राइट। अब देखो, लेकिन अगर इस क्राई प्रोटीन को कोई इंसेक्ट अगर खा ले तो वह इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा, राइट। यहां लिख दें नोट करके। बट दिस क्राई प्रोटीन released from Bacillus thuringiensis is toxic to certain insect। ये कुछ इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होते हैं, जैसे सच एज लेपिडोप्टेरन। यह इंसेक्ट का नाम है टोबैको बर्ड वर्म या आर्मी वर्म। राइट। दूसरा कॉलियोप्टेरन्स, जैसे एग्जाम्पल्स हो गया बीटिल। आप लोग भी देखे होंगे, छोटा कीड़ा जिस पर रेड और ब्लैक मार्किंग रहता, बीटिल्स। तीसरा डिप्टेरन, जैसे हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। तो यह बैक्टीरिया के लिए यह क्राई प्रोटीन टॉक्सिक नहीं है, लेकिन कुछ इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक है। कौन कौन? लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन और डिप्टेरन। अब आपके मन में आया होगा कि बैक्टीरिया जो इतना माइन्यूट है उसके लिए यह टॉक्सिक नहीं है, फिर भी यह इंसेक्ट के लिए कैसे टॉक्सिक हो गया। अब उसी को आपको समझाते हैं। अब उसके लिए टॉक्सिक कैसे होंगे? तो जब ये इंसेक्ट इस क्राई प्रोटीन को इंजेस्ट करेंगे,
तो वह क्राय प्रोटीन उसके मिडगट में चला जाएगा और मिडगट रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है, राइट। जिसके कारण यह क्राय प्रोटीन अल्केलाइन मीडियम है। मिडगट में कैसा मीडियम रहता है? अल्केलाइन। अल्केलाइन मीडियम में यह क्राय प्रोटीन जो है, जो क्रिस्टल फॉर्म में था, वो सॉल्युबलाइज्ड हो जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में चला आएगा। और जब सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है तो अब वह इंटेस्टाइन में छेद कर देगा, राइट। इंटेस्टाइन में छेद हो जाएगा, इंटेस्टाइन फट जाती हैं और इंसेक्ट जो है मर जाता है। तो बोलो, जहां पर बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया होगा वहां पर ये सब इंसेक्ट की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। अब तो आप समझे कि कैसे क्राय प्रोटीन नॉट टॉक्सिक टू बैक्टीरिया बट टॉक्सिक टू इंसेक्ट। तो लिखा, इफ these insect ingest the cry protein, the protein comes into मिडगट। कहां चलाएगा? मिडगट में। अब मिडगट में क्या है? अल्केलाइन मीडियम्स है। इन अल्केलाइन मीडियम ऑफ मिडगट क्राय प्रोटीन यानी क्रिस्टल प्रोटीन डिजॉल्व्स। जो क्रिस्टल है वो क्या होगा? डिजॉल्व्स एंड converts into toxic form। टॉक्सिक फॉर्म, राइट। अब यह जो टॉक्सिक प्रोटीन्स है वह क्या करेगा? मिडगट में छेद बना डालेगा। नाउ this toxic protein makes pore in the midgut या intestine, जो लिखना, in the intestine of insect। इंटेस्टाइने में छेद हो जाएगा और इंसेक्ट की मृत्यु हो जाएंगे। causes death of the insect, जिसके कारण उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, राइट। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड पढ़ाए, उसके बाद बेसिलस थुरिंजिएंसिस पढ़ा रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि इनसे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो इसका यूज क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? अभी तक आप ये समझ नहीं रहे होगे, अब समझोगे
कि यह जो बैसिलस थोरेंजिएंसिस बैक्टीरिया है, इससे जो यह टॉक्सिक प्रोटीन निकलता है, राइट, यह देखा गया कि यह भी टॉक्सिक प्रोटीन जो है वह भी क्या होगा, किसी जीन से ही रिलीज होता होगा। और यह पाया गया कि अलग अलग जीन से निकला हुआ प्रोटीन्स अलग अलग इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे यू नो, इंडिया इज द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शंस में इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। और उस कॉटन में एक इंसेक्ट लग जाता है जो कॉटन का जो फ्लावर है उसी को खत्म कर देता है। तो कॉटन, उस इंसेक्ट का नाम है कॉटन बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म, राइट। यह कॉटन बॉलवर्म क्या है, इंसेक्ट है। ये किसको खत्म कर देता है, इंसेक्ट का फ्लावर हुआ, फ्रूट फ्लावर है, उसी कंडीशन में वो उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, जिसके कारण प्रोडक्शंस नहीं हो पाते हैं, घट जाता है, राइट। उसी तरह से कॉर्न में जो इंसेक्ट लग जाता है और उसके फसल को खत्म कर देता है, उसका नाम है कॉर्न बोरर। उसका नाम क्या है, कॉर्न बोरर, राइट। ये देखा गया कि बैसिलस थोरेंजिएंसिस से में एक जीन है, कहां पर होगा बोलो, टीआई प्लाज्मिड में, जिसका नाम है CRY1AC। उस CRY1AC से जो जीन से जो प्रोटीन निकलेगा, उस प्रोटीन को अगर यह कीड़ा खा लेगा तो वह कीड़ा की मृत्यु हो जाएगी। अब आपको याद रखना होगा कौन सा बोले, CRY1AC। किसके लिए हार्मफुल हो गया, ये जीन है। जीन को जब हम लिखते हैं तो छोटा लेटर से, और तुम देखते होगे जब भी हम क्राई प्रोटीन लिखे थे तो सी कैप बड़ा से लिखे थे, तो जीन को क्या लिखते हैं, छोटा। यहां पर क्या है बोलो, CRY1AC। किसको डिस्ट्रॉय करती हैं, कॉटन बॉलवर्म को डिस्ट्रॉय, CRY1AC जीन। और एक दूसरा जीन और है CRY2AB। CRY2AB, ये जीन जो है, यह दोनों ये दोनों किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, कॉटन बॉलवर्म को। और ये दोनों जीन बोलो किसमें है, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। यहां लिख दें, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, कोई डाउट। और इसी तरह से देखो, कॉर्न बोरर जो इंसेक्ट है, इसको भी खत्म करने वाला जीन बैसिलस, ये गलती लिखा गया है, CRY1AC एंड CRY2AB जीन
याद रह गया, एग्रीबैक्टीरियम में किस में है बोलो? बैसिलस थुरिनजिएंसिस में। प्रोटीन तो टॉक्सिक प्रोटीन बैसिलस थुरिनजिएंसिस से ही निकल रहा। अब ये देखो, इसी बैसिलस थुरिनजिएंसिस से बैसिलस थुरिनजिएंसिस के प्लाज्मिड में एक जीन पाया गया जिसका नाम है CRY1AB। इस CRY1AB से जो प्रोटीन निकला वह किसको खत्म कर दिया? मकई के पौधे में लगने वाले इंसेक्ट को। डिस्ट्रॉयज कॉर्न बोरर। अब आप फिर से समझ लो कि बैसिलस थुरिनजिएंसिस में बतलाए उसमें जो जीन पाया जाता है, उस जीन के कारण उससे क्राई प्रोटीन निकलता। वह क्राई प्रोटीन उस बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है क्रिस्टल फॉर्म में रहता। लेकिन जब वह इंसेक्ट उसको ले लेता है तो उसके मिडगट में अल्केलिन मीडियम के कारण जो क्रिस्टल प्रोटीन है वह डिजॉल्व हो जाता है और इंटेस्टाइन में होल बना देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह देखा गया कि बैसिलस थुरिनजिएंसिस में एक CRY1AC जीन्स है और CRY2AB जीन्स है, जो कॉटन के में लगने वाले इंसेक्ट जिसको कॉटन बॉल वर्म कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। यानी इस जीन के कारण क्राई प्रोटीन निकलेगा जिसको यह कॉटन बॉल और वर्म खाएगा, जिसके कारण उसके इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। या इसी बैसिलस थुरिनजिएंसिस में एक कौन सा जीन्स है? CRY1AB, जिसके कारण क्या है, कॉर्न में लगने वाले इंसेक्ट कॉर्न बोरर खत्म हो जाती है। समझे इसको? तो ये तीनों जीन्स आपको याद रखना है। या तीनों जीन्स में दो जीन्स जो हैं वह कॉटन इंसेक्ट को खत्म करती हैं और एक जीन्स जो है वह कॉर्न बोरर को खत्म करती हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसी से हम आगे आपको बतलाएंगे, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के TI प्लाज्मिड को भी उसी से समझाना चाहेंगे।